गाड़ियों के मामले में इन दिनों लोगों की चॉइस बदल रही है और उसी चॉइस को वॉइस देने का काम कर रहा है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स अपने पैसेंजर व्हीकल के पोर्टफोलियो में काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है और ऐसा इसलिए भी क्योंकि टाटा कर्व .ev हाल ही में जो लॉन्च हुई है उसका हम ड्राइव रिव्यू कर चुके हैं। ये है टाटा कर्व जो कि पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ यहाँ पर आप दोनों देख रहे हैं। अब चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे पेट्रोल डीजल इंजन वाली कर्व हो, दोनों में ही कंपनी ने अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। इसमें आपको एटलस प्लेटफॉर्म मिल जाता है और कर्व .ev में आपको मिल जाता है एक्टी.ev। प्लेटफॉर्म के बारे में ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है तो वो आप जाकर देख सकते हो। लेकिन अब पेट्रोल इंजन के साथ गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, डीजल इंजन के साथ परफॉर्मेंस कैसी है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ डिज़ाइन के मामले में टाटा कर्व आपको कैसी नज़र आती है, खासकर इसका जो आइस पावर्ड वर्जन है वो कैसा नज़र आता है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और आज आपको मिलने वाला है टाटा कर्व पेट्रोल और डीजल का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हम लुक्स एंड डिज़ाइन की बात करें तो टाटा कर्व नो डाउट बहुत ही ज़्यादा ये प्रीमियम नज़र आती है। नेक्सॉन का बड़ा भाई आपको ये नज़र आएगा और साथ ही साथ DRLs देखेंगे तो कनेक्टेड है और सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ये जो गोल्डन कलर का ट्रीटमेंट है इस गाड़ी के लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करता है, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी बनाता है। बाकी LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती है, फॉग लाइट मिल जाती है और इस गाड़ी में आपको एडास लेवल के फीचर्स मिलते हैं। तो ऐसे में ऊपर की तरफ कैमरा है, नीचे की तरफ रेडार है। रेडार जो है वो लोअर जो ग्रिल है उसके यहाँ पर साइड में आपको मिल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइड में जो इंटीग्रेट किया गया है काफ़ी सीमलेस तरीके से कंपनी ने डिज़ाइन किया है और बेसिकली रेडार पर ना कोई भी मेटल वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं ये इस गाड़ी के लुक को ख़राब नहीं करता है बल्कि और ज़्यादा क्लीन बनाता है। बाकी आगे की तरफ आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। अब देखो, फ्रंट जो डिज़ाइन है, लुक है, वो नो डाउट आपको काफ़ी ज़्यादा प्यारा नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर भी ना फिट एंड फिनिश आपको उस लेवल की नहीं मिलती जिस लेवल की आपको Hyundai क्रेटा में मिल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइड वगैरह में अगर आप देखेंगे तो ये जो बम्पर है यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की आवाज़ आती है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। मतलब फिट एंड फिनिश ये जो क्वालिटी है ये थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। बाकी साइड प्रोफाइल अगर आप देखेंगे 18 इंच के एलॉय व्हील्स, डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त है, फ्लश डोर हैंडल्स, कूपेश रूफ लाइन और पियानो ब्लैक फिनिश नो डाउट इस गाड़ी को बहुत ही ज़बरदस्त लुक देते हैं। हालांकि पियानो ब्लैक फिनिश का ना एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि अगर आप बारिश जैसे मौसम में चलाएंगे या फिर थोड़ी सी गंदी सड़कों पर या गंदे इलाके में चला लेते हैं तो जो मिट्टी वगैरह है वो पियानो ब्लैक फिनिश पे चिपक जाती है, तो वहाँ पर गाड़ी थोड़ी सी गंदी नज़र आती है। मतलब आपको साफ वो चिपकी हुई कीचड़, जो चिपकी हुई मिट्टी है वो नज़र आती है। बाकी ऑल एंड ऑल लुक के मामले में नो डाउट कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। रियर प्रोफाइल भी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह लैम्बोर्गिनी उरुस जैसा नज़र आता है। LED टेल लाइट, बम्पर बहुत ही ज़बरदस्त इस गाड़ी में नज़र आता है और कूपेश रूफ लाइन है तो गाड़ी पूरी तरह आपको महंगी लग्जरी कार वाला लुक देती हुई नज़र आती है। टाटा कर्व का ये टॉप वेरिएंट है, अकम्प्लिश्ड प्लस ए। अब इस गाड़ी का अगर आप इंटीरियर देखेंगे, लेआउट देखेंगे तो जो लेआउट है वो टाटा नेक्सॉन जैसा ही देखने को मिलता है। लेकिन जो इंटीरियर में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है टॉप मॉडल में ही देखने को मिलती हैं। चाहे आप यहाँ पर डार्क थीम देख लें और साथ ही साथ अगर आप इस गाड़ी का ये जो डैशबोर्ड है वो देखते हैं, चाहे आप स्टीयरिंग व्हील देखते हैं। खैर, स्टीयरिंग व्हील का जो लेआउट है, जो चीज़ें हैं वो निचले वेरिएंट्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इस टॉप वेरिएंट में क्या कुछ खास देखने को मिलता है मैं सिर्फ वही बताऊँगा आपको। 12.3 इंच का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस मिल जाता है, 10.25 इंच का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है और इसमें तमाम जानकारियाँ मिल जाती हैं। 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, सिटी, इको एंड स्पोर्ट। हालांकि मुझे लगता है कंपनी को इसमें ट्रैक्शन मोड्स और देने चाहिए जो कि Hyundai क्रेटा में आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इन्हें आपस में काफ़ी बढ़िया तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। आप काफ़ी सारे फीचर्स अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आपको टर्न इंडिकेटर्स वगैरह ऑन करना है और उसमें जो कैमरा है उसे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम में करना है या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में करना है वो आप कर सकते हैं। गूगल मैप अगर आप चला रहे हैं, दोनों पर आप मैप देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं, या फिर एप्पल का मैप चला रहे हैं वो भी आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। बाकी डैशबोर्ड पर अगर आप देखेंगे, देखो 3 आपको अलग अलग टेक्सचर देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ हार्ड प्लास्टिक है और यहाँ पर ये अलग टेक्सचर है, बीच में आपको ये अलग टेक्सचर देखने को मिल जाता है, सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ यहाँ पर ये डार्क फिनिश, ये स्टिचिंग आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल कंपनी ने किया है।
बाकी सेंटर कंसोल अगर आप देखेंगे, देखो नेक्सॉन जैसा ही आपको देखने को मिलता है। हैरियर, नेक्सॉन या सफारी अगर आपने देखी है तो सेम वैसा ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये टच कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये जो टच कंट्रोल्स हैं ये एक्सीडेंटली अगर टच हो जाता है कुछ भी, जैसे कि अगर आपको एक्सप्रेस कूलिंग ऑन नहीं करनी है फिर भी गलती से ऑन हो जाती है, तो ये विंडो अपने आप खुल जाता है साइड वाला, और ये एक्सप्रेस कूलिंग करने लगता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि क्या ही हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गियर वगैरह आप शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ये गलती से टच हो गया है। बाकी इस गाड़ी में आपको यहाँ पर ये इल्यूमिनेटेड लोगों के साथ ये स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। ये सेम वही सफारी हैरियर वाला आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है, और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, सेम इसी में ही आप एडास लेवल के फीचर्स वगैरह भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड है, 3 ड्राइव मोड्स हैं, सिटी, इको एंड स्पोर्ट। हालांकि ट्रैक्शन मोड्स नहीं है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए। 12 वोल्ट का एक सॉकेट है, टाइप ए पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट है, और साथ ही ऊपर की तरफ देखेंगे तो बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाती है। सनग्लास होल्डर हालांकि यहाँ पर नहीं है, इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM है, निचले मॉडल्स में नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए। यहाँ मिल जाता है, लेकिन यहाँ लाइट कंपनी ऑफर नहीं कर रही है, और यहाँ लाइट मिलती है तो यहाँ पर भी आपको लाइट की जो रोशनी है वो आपको ठीक ठाक मिल जाती है। सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। आपको वेंटिलेटेड सीटें मिल जाती हैं ड्राइवर और को ड्राइवर की तरफ। बाकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये ड्राइवर की साइड है, को ड्राइवर की तरफ मैनुअली मिलता है। हालांकि हाइट एडजस्टेबिलिटी भी इसमें आपको को ड्राइवर वाली सीट में देखने को मिल जाती है। बाकी आर्मरेस्ट अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे स्टोरेज स्पेस के साथ देखने को मिल जाता है, लेकिन ये जो आर्मरेस्ट है आप इसे आगे पीछे नहीं खिसका सकते, जो कि स्लाइडिंग फंक्शन के साथ नहीं आता, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो गियर नॉब है, गियर नॉब के ऊपर ये लेदर की जो फिनिश है वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। दरवाज़ों पर अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है, JBL का साउंड सिस्टम आपको इसमें मिल जाता है। और रियर सीटों में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, आइए फटाफट से चेक करते हैं। टाटा कर्व के अगर आप रियर सीटों पर आते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा लेग रूम बढ़िया है, हेड रूम बढ़िया है, और साथ ही साथ अंडरनीथ थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है। ड्राइविंग जो सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से सेट है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे तो बढ़िया स्पेस मिल रहा है। इनफैक्ट 6 फीट का व्यक्ति बैठेगा तो उसे भी ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा। अंडरनीथ थाई सपोर्ट भी उसे काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। 3 लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन बीच में जो बैठेगा उसके लिए यहाँ पर हेडरेस्ट नहीं है। साथ ही 2 लोग बैठेंगे तो आर्मरेस्ट है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, लेकिन कप होल्डर्स का साइज़ थोड़ा और बड़ा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। बाकी यहाँ पर टाइप C USB पोर्ट है, टाइप A USB पोर्ट है, और सनरूफ जो है वो यहीं तक है, पीछे तक नहीं आ रही है। बाकी यही सारी चीज़ें जो कि आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाती हैं। स्टोरेज स्पेस आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाता है साइड में दरवाज़ों पर। और बूट स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ह्यूज बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। टाटा कर्व में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, और साथ ही 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस, यानी कि एक मैनुअल और दूसरा DCA। अब 3 इंजन जो ऑप्शंस हैं उनमें आपको एक डीजल मिलता है और 2 पेट्रोल मिलते हैं। पेट्रोल में एक जो पहले से आ रहा था 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन, वो अभी भी मिलता है, लेकिन जो 2 इंजन नए ऐड किए हैं, एक 1.5 लीटर का क्रायोजेट डीजल इंजन है जिसे हम बाद में चलाएंगे इस गाड़ी के बाद, और दूसरा है 1.2 लीटर का हाइपेरियन गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, यानी कि टर्बो GDI इंजन। टर्बो इंजन है जो कि आपको पावर देता है 125 PS की, और साथ ही आपको 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन की खास बात यह है कि कंपनी ऐसा बोल रही है कि 225 Nm टॉर्क तो है इसमें, लेकिन 3rd गियर के बाद आप इस गाड़ी में एकदम से एक्सेलरेट करते हैं तो पावर तो उतनी रहती है, लेकिन जो टॉर्क है वो 250 Nm तक चला जाता है। अब इस गाड़ी की खास बात यह है कि इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है। 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, लेकिन इंजन इतना ज़्यादा रिफाइंड है कि आपको अंदर पता ही नहीं चलता है कि आप पेट्रोल कार चला रहे हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं। इनफैक्ट ट्रैफिक वगैरह में भी अगर आप एकदम से रुकते हैं तो वहाँ पर भी आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, मतलब फील ही नहीं होता है। बेस्ट पार्ट ये है कि इस गाड़ी के साथ ना एक चीज़, ये देखो मैं चला रहा हूँ मैनुअल ट्रांसमिशन, तो मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको शिफ्टिंग में किसी तरीके कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। क्लच जो है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का है, और क्लच का ट्रैवल भी उतना ज़्यादा नहीं है अगर आप गियर शिफ्ट वगैरह करते हैं। और पावर इतनी बेहतरीन मिल जाती है, देखो 3 ड्राइव मोड्स तो मिलते हैं, सिटी, इको एंड स्पोर्ट। स्पोर्ट मोड पर अगर आप चलाते हैं तो गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त आउटपुट देती हुई नज़र आती है। इंजन से जो परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिल जाती है, मतलब आप तेज़ तर्रार रफ्तार हासिल
कर सकते हैं, और अगर हाईवे पर आपको किसी को ओवरटेक वगैरह करना है तो वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि इस गाड़ी में जो ट्रांसमिशन है वहाँ पर मुझे लगता है कि कंपनी को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो कभी कभार ना अटकता हुआ नज़र आता है और उसके चक्कर में गाड़ी जो है चलती चलती बंद हो जाती है। पेट्रोल इंजन के साथ ये जो स्टीयरिंग का फीडबैक है ये बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है और राइड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। डीजल इंजन जब चलाते हैं तब उसमें आपको प्रॉपर राइड क्वालिटी को एक्सप्लेन करके भी बता देंगे। अब हम चला रहे हैं टाटा कर्व का डीजल इंजन, जो कि क्रायोजेट नया डीजल इंजन है। ये नया डीजल इंजन ऐसे है क्योंकि जो टाटा नेक्सॉन में डीजल इंजन मिलता है उसके मुकाबले इसकी जो पावर है उसमें आपको 3 PS का फ़र्क देखने को मिलता है, यानी कि ये 118 PS पावर जनरेट करती है। साथ ही साथ 260 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क सेम है जितना आपको नेक्सॉन में मिल रहा था। अब जो डीजल इंजन है, क्रायोजेट डीजल इंजन है, इसकी मैपिंग चेंज की गई है, इसका कंस्ट्रक्शन पूरा चेंज किया गया है और साथ ही साथ जो पावर आउटपुट है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। DCA यानी कि डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इस डीजल इंजन को मैं चला रहा हूँ। कोई भी टॉर्क कन्वर्टर नहीं है, तो ऐसे में जो DCA ट्रांसमिशन है उसके साथ ये जो डीजल इंजन है नो डाउट काफ़ी बेहतर काम करता हुआ नज़र आता है। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप डीजल इंजन के साथ इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी के बाहर आपको बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है। मतलब इंजन जो है उतना ज़्यादा रिफाइंड देखने को नहीं मिलता है। गाड़ी के बाहर इंजन का शोर बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन गाड़ी के अंदर जैसे ही आप बैठते हैं इंसुलेशन पर बहुत ही अच्छा काम किया है टाटा मोटर्स ने। और गाड़ी के अंदर अगर आप बैठकर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको इंजन की जो नॉइज़ है वो कम से कम आती है। मतलब जितनी कम टाटा मोटर्स कर सकती थी अपनी कर्व के साथ इस डीजल इंजन वेरिएंट में, वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंपनी ने की है और आपको कम से कम डीजल इंजन की जो नॉइज़ है वो आती है। DCA ट्रांसमिशन है, काफ़ी बढ़िया काम करता है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। अगेन 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं जिस तरीके से पेट्रोल इंजन के साथ आपको देखने को मिलती हैं, और स्पोर्ट मोड पर ये जो डीजल इंजन है ये काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आता है। इनफैक्ट अगर आप इंक्लाइन पर चला रहे होते हैं तो भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। गियर शिफ्टिंग में भी आपको कहीं पर भी कुछ भी लैग देखने को नहीं मिलता है। बेस्ट पार्ट तो यह है कि डीजल इंजन पेट्रोल के मुकाबले थोड़े भारी होते हैं, तो स्टीयरिंग में भी आपको थोड़ा सा भारीपन देखने को मिल जाता है, लेकिन स्टीयरिंग फीडबैक नो डाउट डीजल इंजन का भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की ड्राइविंग डायनामिक्स एंड राइड क्वालिटी को लेकर। देखो, ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में दोनों ही गाड़ियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा खुश करती हैं, और राइड क्वालिटी की बात करें तो राइड क्वालिटी में भी आप निराश नहीं होते हैं। छोटे मोटे गड्ढे काफ़ी अच्छे से टाटा कर्व टैकल करती हुई नज़र आती है, चाहे आप पेट्रोल चला रहे हो चाहे आप डीजल चला रहे हो। इनफैक्ट अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो ये गाड़ी आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है। हालांकि ट्रैक्शन छोड़ती हुई मुझे ये नज़र आती है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप थोड़ी सी मतलब रेतीली सड़कों पर चला रहे हैं या फिर ऐसी सड़कों पर चला रहे हैं जहाँ पर ट्रैक्शन कम से कम है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। टायर्स ट्रैक्शन छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़्यादा बढ़िया है कि आप ऑफ रोडिंग करेंगे आप वहाँ पर खुश रहेंगे ही रहेंगे। आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक है, तो ब्रेकिंग के मामले में भी आपको ये गाड़ी निराश नहीं करती। बाकी माइलेज की बात करें तो टाटा मोटर्स ने जो डीजल DC है उसके माइलेज फिगर्स की बात नहीं की है, लेकिन फिर भी जो एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इस मीटर में दिखा रहा है वो लगभग 9 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास दिखा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो माइलेज है वो आपको थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, लगभग 12 से 13 kmpl के आसपास आपको इस डीजल DCA में मिल जाएगा। और जो पेट्रोल का मैनुअल जो हमने चलाया है उसमें आपको लगभग 11 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल जाएगा। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग बिहेवियर कैसी है, आप चला कैसे रहे हैं। और अगर हम एडास लेवल फीचर्स की बात करें तो एडास लेवल के फीचर्स जो हैं वो काफ़ी बढ़िया काम करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड कॉलिजन अवॉइडेंस हो, लेन कीपर असिस्ट हो, लेन डिपार्चर वार्निंग हो, या फिर सेफ एग्जिट वगैरह हो। ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपको काफ़ी बढ़िया काम करते हुए नज़र आ जाते हैं इस टाटा कर्व में। टाटा कर्व का हमने क्रायोजेट डीजल DCA ट्रांसमिशन के साथ चला लिया, हाइपेरियन जो कि टर्बो पेट्रोल इंजन है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ चला लिया। दोनों ही गाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हमने आपको बता दिया। शुरुआती कीमत 10 लाख रुपए है, 19 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। टॉप वेरिएंट की कीमत 4 पर्सोनाज में आती है और मल्टीपल वेरिएंट्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं लगभग 34 के आसपास। अब इस कीमत के लिहाज से ये गाड़ी वाकई फ़ायदे का सौदा साबित हो सकती है।
अब देखा जाए तो डिज़ाइन के मामले में नो डाउट आपको बहुत ही ज़बरदस्त ये नज़र आती है। बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। प्रॉपर जैसे आपको महंगी लग्जरी कार्स होती हैं वैसा कुछ डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। देसी लंबोर्गिनी उरुस आप कह सकते हैं। फीचर रिच है, एडास लेवल के फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं और कंफर्ट वाइज भी अगर आप देखेंगे तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। परफॉर्मेंस में भी आपको निराश नहीं करती है कार। ओवरऑल आप बताओ आपका क्या कहना है टाटा कर्व को लेकर। हालांकि थोड़े बहुत जो फिट एंड फिनिश है उसमें कंपनी और काम करती तो और ज़्यादा बेहतर होता। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि टाटा कर्व में क्या कुछ खास देखने को मिलता है और टाटा कर्व चलाने के दौरान किस तरीके से परफॉर्म करती हुई नज़र आती है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।